हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो हमारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जीएसटी आया था 2015 में, और इसकी घोषणा की गई थी, और 2016 में यह 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उस वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी से रिलेटेड प्रावधान नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। उसे हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के टाइम पे अलग से वीडियो लाएंगे और इसमें 2 पार्ट करके हम लोग बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी को संविधान में कहां जगह दी गई है और इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, और इसके यह कार्य का अपने क्या करेगा, कैसे अनुसरण करेगा। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका अनुच्छेद महत्वपूर्ण आता है, अनुच्छेद 338। यह आर्टिकल क्या करता है कि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए क्या देता है, बात करता है राष्ट्रीय आयोग की। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आइए बात करते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये अनुसूचित जात किसे कहते हैं हम लोग, एससी को बोलते हैं। ठीक, तो एक एसटी के लिए है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज एससी के लिए क्या राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया वो हम लोग बात करेंगे। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 338। अनुच्छेद 338 के तहत इसके बारे में बात की गई है संविधान में। सबसे पहले देखेंगे कि इसके तहत कहा क्या गया है। अनुच्छेद 338 जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, यह कहता है कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं इनके लिए एक विशेष अधिकारी के नियुक्ति की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 338। मतलब कि इसके तहत यह कहा गया है कि एक अधिकारी की नियुक्ति होगी जो केवल अनुसूचित जातियों से संबंधित क्या करेगा, वाद और विवाद देखेगा, और उस वाद को वह क्या करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, और राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, अपनी कार्यवाही करेंगे। तो यह इसका बेसिक चीज था। उसके बाद काफी सारे संशोधन आए हैं। उसके तहत क्या किया गया है कि एक आयोग का गठन कर दिया गया है, इसके नाम का भी परिवर्तन किया गया है। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो लोग नए हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जितने भी वीडियो आएंगे हर एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। सारी चीजें आप लोग टैकल करने की कोशिश करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला पॉइंट आता है इसमें, इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे। जो हम लोगों ने बात की वही लिखेंगे, परिचय। ठीक, परिचय में जो पहला पॉइंट है, कहता है कि मूलतः संविधान का अनुच्छेद 338 एक अधिकारी के नियुक्ति की बात करता है। यही हम लोग लिखेंगे। मूलतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क्या कहता है कि एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अब इसी का हम लोग क्या लिखेंगे, सब पॉइंट। तो सब पॉइंट के लिए हम लोग कैसे एरो बनाते हैं, ये इसमें लिखेंगे कि कार्य क्या करेगा कि निरीक्षण करेगा मामलों का और उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। एससी से संबंधित अनुसूचित जाति
मामलों का निरीक्षण करेगा। कौन? यह अधिकारी। इसे निरीक्षण के लिए इसे रखा गया था विशेष तौर पर। और इसका जो दूसरा सब पॉइंट आता है वह कौन सा है हमारा? मामलों को। किस मामलों को? जिनका यह निरीक्षण करेगा। मामलों को राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। मतलब राष्ट्रपति के समक्ष इन मामलों को रखना इसका क्या है? एक कार्य है। तो ये हमारे एक पॉइंट के तहत 3 पॉइंट बन के आ गए। अब बात आती है संशोधन के बारे में कि इसे आगे चल के क्या कहा गया और कैसे कैसे इसमें प्रावधान चेंज हुए और कैसे यह एक व्यक्ति आगे चल के आयोग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वह आयोग हमारा कौन सा बन के आता है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए इसे रफ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है कि 1978 में हम लोग देखेंगे कि 1978 में सरकार ने SC ST के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। उस आयोग के ही यह क्या थे? जो थे हमारे सदस्य थे। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए अनुच्छेद 338 में कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कार्यों को यह देखेंगे। उनके लिए गैर संवैधानिक निकाय की स्थापना की जाती है अनुसूचित जातियों के लिए। तो वही बात हम लोग करेंगे। यह बात कब की गई थी? 1978 में। अब केवल पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों को लिखना है चीजें, बस और कुछ करना ही नहीं है, चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 1978 में सरकार ने SC ST के लिए SC ST के लिए हम लोग क्या बात किए? एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग का। SC ST के लिए एक गैर संवैधानिक, यह संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय, जिसमें काफी सदस्य थे। बात करेंगे आगे। गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। यह स्थापना कब की गई? सबसे पहले यही पूछता है कि इनके लिए SC ST के लिए सबसे पहले गैर संवैधानिक निकाय की स्थापना कब की गई? जो बहुसदस्यीय थी, तो वह कब की गई थी? 1978 में। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना SC ST के लिए कब की गई थी? 1978 के तहत की गई थी। चीजें याद रखेंगे। फिर से रिकॉल करते हैं। 1978 में सरकार ने SC ST के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, बात करेंगे अगले पॉइंट की। उसमें क्या गया? 1987 में। इसी हम लोग डीपली समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। 1987 में सरकार ने क्या किया था? आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया। सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया। ठीक, तथा आयोग का नाम बदलकर, अब यहीं से नाम चेंज होगा, तथा आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय SC ST आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय ST SC या SC ST लिखिए, बराबर ही है। राष्ट्रीय SC ST आयोग कर दिया गया।
अब बात करेंगे कि 1987 में आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया गया। कैसे? देखिए, जिन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, किसके लिए? आपके SC/ST से रिलेटेड मामलों को देखने के लिए तथा उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखने के लिए। यहां बात की गई अनुच्छेद 338 के तहत। फिर हम लोग आते हैं कहां? सन 1978 में सरकार ने SC/ST के लिए क्या किया कि एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना की, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे। वही एक बहुसदस्यीय थी। लेकिन बात आती है आपके 1987 की। 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में, आयुक्त कौन? जो नियुक्त किए गए थे अधिकारी, उनके कार्यों में क्या किया? संशोधन कर दिया। और संशोधन करके आयोग का जो नाम था उसे बदलकर राष्ट्रीय SC/ST आयोग कर दिया गया। ये जो हमारा गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग था, इसका नाम या फिर जो SC/ST के लिए आयोग रखा गया था, जिसके वो क्या थे? अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे, उस आयोग का ही पूरा नाम बदल के SC/ST आयोग कर दिया गया। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। फिर एक बार रिवीजन में करवाऊंगा वीडियो खत्म होने पर। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात आती है 1990 की। ईयर बाय ईयर देखिएगा आप लोग। 1990 में क्या हुआ? 65वें संविधान संशोधन द्वारा 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या बदलाव किया जाता है? ये 1990 में SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर क्या किया गया? एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। आयोग की स्थापना की गई, इसे समझते हैं। देखिए 1990 में क्या हुआ कि जो व्यक्ति, हम लोगों ने यहां बात की कि आयुक्त के कार्यों में जो कार्य था उन्हें नहीं चेंज किया गया था, उनके कार्यों को क्या किया गया था? उनमें संशोधन करके एक आयोग का नाम दे दिया गया था। कब? आपके 1987 में। लेकिन 1990 में जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो इसके द्वारा SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर जो अधिकारी थे, जिनके कार्यों में क्या हुआ था? आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया गया था, ठीक, पर उनके स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। मतलब कि जो एक व्यक्ति थे, नियुक्त किए गए थे अनुच्छेद आपके 338 के तहत, अनुसूचित जातियों के अधिकारी के रूप में, उनका क्या हुआ कि आके धीरे धीरे 1978 में उनके आगे एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई, ठीक। उसके बाद 1987 में जो व्यक्ति वो थे, उनके कार्यों में क्या किया गया? संशोधन कर दिया गया। जब उनके कार्यों में, गौर करिएगा, उनके कार्यों में बोल रहा हूं, जब उनके कार्यों में संशोधन किया गया तो क्या हुआ कि एक आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय SC/ST आयोग का, ठीक। सिर्फ उनके कार्यों में संशोधन करके वो हटे नहीं थे, लेकिन 1990 में क्या हुआ? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें हटा करके एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना कर दी गई कि जो एक व्यक्ति थे, अब कार्यभार धीरे धीरे बढ़ गया है, वो उसे नहीं देख सकते हैं, उनके जगह पर एक आयोग का गठन कर दिया गया जो बहुसदस्यीय गठन था, ठीक। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे की चीजें बताने की कोशिश करता हूं। आइए 1990 तक हम लोगों ने देख लिया, अब आएंगे 2003 में 86वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग बात
करेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए बात करते हैं अब 2003 में हम लोगों ने जो संशोधन हुआ था उसे देखेंगे। क्या हुआ कि जब एक आयोग का गठन कर दिया गया उस अधिकारी के जगह जो बहुसदस्यीय था, तो 2003 में क्या हुआ कि 2003 में एक संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां। 2003 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत यह जो एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया, इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पूछता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का विभाग कब अलग किया गया था, कब इसे 2 भागों में बांटा गया था? तो यह बांटा गया था 2003 में। ठीक, आइए इसे हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से भागों में बांटा गया था इसे। 2003 के कौन से नंबर के संविधान संशोधन के तहत? 86वें। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को, कौन से आयोग को? SC ST आयोग को, जिसका गठन अभी किया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो 2 भागों में बांट दिया गया था, ये इन दोनों को अलग अलग अनुच्छेद भी मिला था। पहले को तो मिला अनुच्छेद 338, लेकिन जो दूसरा भाग था उसे अनुच्छेद 338 के तहत ही क सब आर्टिकल क या ए करके उसे रख दिया गया। तो वो भी एक ही आर्टिकल में है, लेकिन एक स्वयं आर्टिकल है अनुच्छेद 338 और एक उसी का सब आर्टिकल है, जिसे हम लोग हिंदी में क या इंग्लिश में अ बोल सकते हैं या ए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसे 2 भागों में बांटा गया था। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग था राष्ट्रीय जाति आयोग। राष्ट्रीय जाति आयोग, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया? अनुच्छेद 338। जो दूसरा पॉइंट था वह कौन सा था? ST आयोग, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338, और वो है कौन सा हमारा? ST आयोग। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ST आयोग, और ST आयोग के लिए जो हमारा अनुच्छेद दिया गया है वह अनुच्छेद कौन सा है? 338 ए बोल सकते हैं या कब बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह इसका सब आर्टिकल है। बात करेंगे इस पर। 2003 में क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, सबसे पहले देख लेंगे कि 1990 में क्या हुआ कि जो एक अधिकारी थे उनके जगह पर एक आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक, SC ST के लिए। तो जब 2003 का टाइम आया तो 86वें संविधान संशोधन के तहत उस आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। तो वो जो 2 भाग थे हमारी, वो कौन कौन से थे? पहला राष्ट्रीय जाति आयोग अनुच्छेद 338 और दूसरा ST आयोग अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल कौन सा? ए या क। ठीक, तो ये प्रावधान 2003 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। 2004 में देखते हैं क्या हुआ। 2004 में पृथक राष्ट्रीय ST आयोग अस्तित्व में आया। पृथक राष्ट्रीय ST आयोग, पृथक राष्ट्रीय ST आयोग अस्तित्व में आया।
अब यह क्या हुआ कि एससी से एसटी क्या हुआ, अलग हो गया 2004 में। यह क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है कि एससी एसटी आयोग जिसका गठन कहां तक हो चुका था, हमारे सन 2090 में उसका गठन हो गया था और 2003 में उसे 2 भागों में बांटा गया था। लेकिन 2004 में क्या हुआ कि एसटी अलग से अपना आयोग लेकर आया जिसे पृथक राष्ट्रीय एसटी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यह 2004 में प्रक्रिया की गई। इसके तहत इसकी संरचना हम लोग देखेंगे, किसकी, पृथक राष्ट्रीय एसटी आयोग की। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे और कौन कौन से व्यक्ति थी। देखिए इसमें एक अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष थे उनकी संख्या कितनी थी, 1। अन्य सदस्य इनकी संख्या थी 3। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इनका कार्यकाल कितना था, यहां लिख लेते हैं। कार्यकाल हम लोग देखेंगे तो वह कितने वर्ष का होता है इनका, 3 वर्ष का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो राष्ट्रपति महोदय की है। ठीक, आइए इस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। पहले इसे नंबरिंग दे देते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक, ऐसे करके नंबरिंग कर लें। बात हो रही है 2004 में जब पृथक राष्ट्रीय एसटी आयोग अस्तित्व में आया। तो देखिए कोई भी आयोग होता है या संस्था होती है तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी क्या संरचना या फाउंडेशन देखते हैं कि उसमें कितने व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं, किनके माध्यम से वह चलाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है या आपके राज्यपाल की क्या भूमिका है, जो अधिकारी उससे रिलेटेड है, या किसी मंत्री की भूमिका क्या है उसमें, हम लोग ये जरूर देखते हैं। वो कैसे पता चलता है कि पहले देखेंगे कि इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, कितने उपाध्यक्ष होते हैं, कितने मेंबर होते हैं यानी कि सदस्य, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करवाते हैं या कोई और करवाता है। अगर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना छोटा आयोग हो। अगर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो वह केंद्र से या संसद से जरूर मैटर करेगा, इसलिए इस पर गौर किया करिए आप लोग। देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष। ये हम लोग संरचना पृथक राष्ट्रीय एसटी आयोग की देख रहे हैं जो 2004 में आया था। क्लियर, अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, अन्य सदस्य 3, कार्यकाल 3 वर्ष, नियुक्ति राष्ट्रपति। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष, और इन लोगों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, यानी कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और सही तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। एक ही पॉइंट बचा है, इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देखेंगे। नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए बात करते हैं। अंतिम पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बात होगी किसके बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीसी। ठीक, मैंने इतने प्यार से नाम क्यों लिया, क्योंकि ओबीसी इसमें अभी तक नहीं आया था। अब ओबीसी की भी महत्ता इसमें समझ में आएगी। देखिए क्या हुआ कि जब 2003 में इसके बारे में बात की गई, और वह बात क्या की गई 2004 में कि एक राष्ट्रीय पृथक एसटी आयोग का गठन किया गया। तो उसके बाद उम्मीद की गई इससे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से, कि 2018 तक यह क्या करेगा कि ओबीसी के लिए भी उसी तरह से कार्य करता रहेगा, और इसने किया।
2018 तक यह उम्मीद की गई कि यह जो हमारा आयोग है यह ओबीसी के लिए भी कार्य करता रहेगा और इसने कार्य किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2018 में एक संशोधन हुआ, ठीक, 102वां संविधान संशोधन। 2018 में 102वां संविधान संशोधन होता है और उसके तहत ओबीसी को इससे क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ओबीसी को इस आयोग से बाहर कर दिया जाता है और क्या होता है कि यह केवल एससी और एसटी के लिए ही बन के रहता है। लेकिन बात आती है कि इसमें पूछता है कि ओबीसी इससे कब निकला, तो ओबीसी अभी हाल फिलहाल में सन 2018 में निकला है और यह लेटेस्ट आपका न्यूज है, 1-2 साल पहले की बात है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे। मैं थोड़ा इसे लंबा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। बात ऐसी है कि सबसे पहले 2018 तक इसमें उम्मीद की गई कि यह कार्य करेगा ओबीसी के लिए भी और इसने पूरी तरह से कार्य किया। सिंपल वे में समझिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, यह जो आयोग था एससी एसटी के लिए कार्य करता था, लेकिन यह ओबीसी के कार्यों को भी देखता था। तो इससे उम्मीद की जा रही थी कि यह कार्य को देखता ही रहेगा। तो उसने कार्यों को देखा, ओबीसी से रिलेटेड जो कार्य थे उन पर भी इसने क्या किया, प्रक्रियाएं दी, लेकिन केवल 2018 तक। क्यों, क्योंकि 2018 में 102वां संविधान संशोधन आया, 102 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। उसके तहत ओबीसी को इससे मुक्त कर दिया गया, मतलब ओबीसी को इस आयोग से हटा दिया गया या ओबीसी हट गया यहां से। तो ये क्वेश्चन हमेशा बन के आता है कि ओबीसी एससी एसटी आयोग से, राष्ट्रीय आयोग से कब अलग हुआ था, तो 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत। आइए, यही पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। चीजें बहुत ईजी है, ये लास्ट पॉइंट है आपका। 2018 तक आयोग से अपेक्षा का मतलब यह है कि उम्मीदें की जाती थी, ऐसा माना जाता था कि यह करेगा। 2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या है हमारे प्यारे ओबीसी भाई लोग, ठीक, ओबीसी के जो लोग थे उनके लिए भी यह कार्य करेगा। 2018 तक ऐसी उम्मीद की गई, लेकिन क्या होता है, वर्ग के लिए भी उसी प्रकार कार्य करता रहेगा, उसी प्रकार कार्य करता रहेगा। क्यों, क्योंकि कभी अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था, जितने संशोधन होते थे उससे इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता था, ठीक। तो ऐसे उम्मीद की गई थी कि 2018 तक यह कार्य करेगा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी, ओबीसी के लिए भी। लेकिन क्या होता है, इसका सब पॉइंट लिखेंगे कि इसे इस दायित्व से, मतलब इसे इस दायित्व से, दायित्व क्या है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसका क्या था, दायित्व था कि ओबीसी के कार्यों पर भी यह क्या करेगा, अपनी क्या करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया देगा। कौन, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। लेकिन 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ओबीसी इससे अलग कर दिया गया। आइए, सब पॉइंट के तहत लिखा जाता है। इस आयोग को, ठीक, ओबीसी के दायित्व से 2018 में 102वें संविधान संशोधन
अधिनियम के तहत मुक्त कर दिया गया। सिंपल वे में समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग वॉइस पर ध्यान देंगे तो क्लियर नहीं होगा। देखिए, इस आयोग का कार्य क्या है कि एससी एसटी से संबंधित कार्यों को देखना और उनकी समीक्षा करना, फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखना। तो इसी तरह से यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्या करता था कि उनके कार्यों को देखता था, उनकी समीक्षा करता था और राष्ट्रपति के समक्ष रखता था। लेकिन तो एक तरह से हुआ इस पर क्या हुई, लायबिलिटी टाइप हो गया, दायित्व हो गया इसका कि ओबीसी के कार्यों को भी यह देखेगा। लेकिन जब देखा गया कि इस पर कार्यभार बढ़ रहा है तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन करके ओबीसी को इससे अलग कर दिया गया या फिर इसे ओबीसी से मुक्त कर दिया गया, ओबीसी के दायित्व से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बताया। यह चैप्टर आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, काफी डीपली दिया है। जिन लोगों को और सही तरीके से पढ़ना हो एम लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, वंदे मातरम।